बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने जा रहे हैं जी 26वीं आईनी तरमीम की, और देखेंगे कि ये 26 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये बेसिकली क्या है और क्या क्या जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस की गई और उसके असरात जो है वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, आपको पता है इस टाइम पे इसका काफ़ी ज़्यादा चर्चा है और पिछले एक महीने से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था इसके ऊपर कि भाई जो हुकूमत है वो अपनी मर्जी से जुडिशरी को चलाना चाह रही है। तो क्या ऐसा ही है कि जुडिशरी को अपनी मर्जी से हुकूमत चलाना चाह रही है, या फिर हम देखते हैं कि इससे जो वो कह रहे हैं, हुकूमत ये कह रही है कि भाई हमने जुडिशल रिफॉर्म्स की हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स का मतलब यह है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई जो बार काउंसिल्स हैं उनकी ये डिमांड थी कि आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आनी चाहिए, तो हम इसलिए जुडिशियल रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। ये जो है वो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं इस 26 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर। ठीक है, वहीं पे जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि भाई ये जो है वो जुडिशरी की पावर्स को कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है और तमाम के तमाम इख्तियारात जो है वो शायद कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, या हुकूमत के पीछे जो फोर्सेस मौजूद हैं वो फोर्सेस चाहती हैं सारा कंट्रोल जो है यानी एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है वो उनके पास चला जाए। ठीक है, ये कहा जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डिबेट क्यों है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि भाई इसके ऊपर इतनी ज्यादा डिबेट क्यों हो रही है और ये क्या असरात जो है वो मुरतब कर सकता है। अब देखिए, हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है और वो कॉन्सेप्ट क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का। क्या जी, जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये क्या कहती है। बेसिकली हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो रियासत है, रियासत का जो ढांचा है यानी स्टेट जो है, अब बात को समझिएगा, ये जो स्टेट है इसके तीन बेसिक पिलर्स हैं। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है यानी ताकत की तकसीम है, इसका मतलब क्या है, ताकत की जो तकसीम है रियासत के अंदर उसके ऊपर बातचीत की जा रही है कि वो कैसी होगी। इसके ऊपर बहुत सारे फिलोसोफर्स ने विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी डिबेट की और वक्तन फवक्तन हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर चेंजेस होती रही, क्योंकि माजी में आज जैसे स्टेट का स्ट्रक्चर है, रियासत का जो आज ढांचा है, माजी में कभी भी नहीं था। बल्कि वहां पे था एक ही शख्स जो है बादशाह थी, एक ही शख्स हुकूमत किया करता, वही कानून बनाता अपनी मर्जी से, उसी को चेंज करता अपनी मर्जी से, यानी कि सब कुछ उसके गिर्द घूमता था। वो एक वन मैन शो हुआ करता था। फिर जैसे जैसे लोगों को इनलाइटमेंट आई, ये एहसास हुआ कि यार हम भी कुछ हैं, हमारा भी वजूद है और ये सब कुछ अपने लिए क्यों हो रहा है। तो ऐसे में डिबेट्स स्टार्ट हो गई, फिलोसॉफिकल डिबेट्स। ऐसे में जो है एक नया सिस्टम आया कि भाई जब तक ताकत एक बंदे के हाथ में रहेगी या एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में रहेगी, तब तक जो है वो टायरेनी क्रिएट होती रहेगी। ठीक है, जबर की हुकूमत जो है वो होती रहेगी, उनकी जात के गिर्द घूमती रहेगी। तो तरीकाकार यही है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर कि फिर उन्होंने कहा भाई हम सेपरेशन ऑफ पावर लेके आते हैं, ताकत की तकसीम लेके आते हैं रियासत के अंदर, ताकि रियासत पे भी जो हुकूमत कर रहे हैं उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखा जा सके। तीन सुतून कहे गए कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम या डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है आज दुनिया में मौजूद है उसके। ठीक है, उसमें ये जो आपके सामने जो कार्टून दिखाई दे रहा है, ये डॉन का आज का जो है वो एक 22 जो है वो अक्टूबर का एक कार्टून है जो उन्होंने यहां पे दिखाया हुआ आपको। अब देखिए तीन स्टेट कौन कौन से, यानी कि तीन पिलर्स कौन से हैं स्टेट के। पहला है जुडिशरी, यानी कि पहला दूसरा तो अपना कहीं तीन भी आप कह ले, नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुडिशरी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये तीन ब्रांचेस हैं बेसिकली आप ये कह लें, और स्टेट के तीन पिलर्स हैं। स्टेट इन पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है और पर्पस क्या था इन तीन पिलर्स का, ताकि ताकत की जो तकसीम है वो बराबर रहे और कहीं पे भी टायरनी क्रिएट ना हो, और जो है ऐसा हुकूमत ना बने जो कि भाई वन मैन आर्मी हो और सारी ताकत उसी के पास हो। तो जो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस था वो क्रिएट हुआ। ठीक है, अब यहां पे देखिए स्टेट है तो बेसिकली यहां पे इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि भाई पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव बेसिकली यानी मुकन्नना, जिसका काम है कानून बनाना, सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं है, कानून बनाना मुकन्नना का काम है। और जैसे हम पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक और एक पार्लियामेंट्री स्टेट है, तो हम ये कहते हैं भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है। इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्योंकि बेसिकली अवाम के वोटों से आती है और सिस्टम जब जमहूरी है तो हमने ही वोट देकर उन्हें भेजना है, तो ये सुप्रीम है, ये कहा जाता है। लेकिन अब ये अपनी मोनोपोली नहीं कर सकती, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस के लिए एग्जीक्यूटिव मौजूद है। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव एक सेकंड पिलर है जिसका काम है चीजों को एग्जीक्यूट करना और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क स्टेट के अंदर, रियासत के अंदर मैनेज करना। और तीसरी जो इसकी ब्रांच है इसके पैरेलल वो है जुडिशरी, जो अब आधी हो चुकी है, ये जो कार्टून दिखा रहा है। ठीक है,
ये तीनों ब्रांचेस मिलती हैं तो स्टेट के फंक्शन होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखती हैं। जैसे कि अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई काम ऐसा कर दिया कि जो कानून के खिलाफ है, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, जो भी उस टाइम पे कानून है जिस मुल्क का, उसके खिलाफ है, ये जो एग्जीक्यूटिव है इसका क्या काम है, ये जुडिशरी के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे, या जुडिशरी जो है उसका काम है कि इनको जो है वो बताए कि या कॉन्स्टिट्यूशन की जो श्री जिसे हम कहते हैं ना, भी कानून बताए कैसा हो सकता है, नहीं, ये चेक एंड बैलेंस है। इसी तरह से अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ पास कर दिया, ठीक है जी, और वो क्राइसिस पैदा कर रहा है या वो लॉ जो है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो फिर ऐसे में भी जो है वो जुडिशरी उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख सकती है। चाहे वो 100 वोटों की शक्ल में कहे कि भाई आपने ये जो कानून पास किया ये ठीक नहीं है, या उसके पास कोई पिटीशन चली जाए। बेसिकली ये तीनों पिलर्स बराबर हैं स्टेट के, और तीनों का काम एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है। तो यही सेपरेशन ऑफ पावर है, ताकि पावर की तकसीम रहे और टायरनी क्रिएट ना हो। अब यहां पे जो कार्टून है ये आपको दिखा रहा है कि भाई अब 2 स्टेट के पिलर्स तो मौजूद हैं, लेकिन तीसरा पिलर जो है वो कट चुका है, वो आधा हो चुका है। इससे अब एक कॉन्सेप्ट आपको खुद अंदाजा हो गया होगा कि क्या ये जो 26वीं जुडिशियल रिफॉर्म है, ये जो 26वीं अमेंडमेंट है, ये फायदे में है या नुकसान में है। बेसिकली इसको यही पोर्ट्रे किया जा रहा है मेजॉरिटी की तरफ से, सबकी तरफ से नहीं कहूंगा, मेजॉरिटी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये स्टेट को तोड़ने वाली बात है, सेपरेशन ऑफ पावर को तोड़ने वाली बात है, और जुडिशरी को नुकसान पहुंचाने की बात है। इसका मतलब यह है जो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है वो अब नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव तो एक ही है। कि जो एग्जीक्यूटिव है, सदर या वज़ीर-ए-आज़म साहब हो गए या कैबिनेट हो गई, तो बेसिकली ये पार्लियामेंट से ही आते हैं, सदर को छोड़ के ये पार्लियामेंट से ही आते हैं। तो अगर उसमें देखा जाए तो ये तो वैसे ही एक है, तो इसका मतलब अब जुडिशरी भी अब जब इनके अंडर आ जाएगी, ये पाकिस्तान के हिसाब से तो एग्जीक्यूटिव भी ना खुद कंट्रोल होती है, ना जो है वो पार्लियामेंट खुद कंट्रोल होती है, तो कंट्रोल करने वाली पावर है स्टेट। वैसे स्टेट कुछ नहीं है, इदारे हैं स्टेट, समझ रहे हैं ना, स्टेट इदारे हैं, लेकिन हमारे यहां स्टेट का मतलब शायद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट लिया जाता है। सो इसका मतलब ये है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट अगर इन्हें कंट्रोल करती है तो इसको नहीं कर सकती, तो अब इसको भी कंट्रोल करेगी और ये पूरा सिस्टम यूं कंट्रोल होगा। ये एक थॉट है जो दिया जा रहा है मेजॉरिटी की तरफ से, ठीक है। अब जो 26th अमेंडमेंट है इसको समझने की कोशिश करते हैं और आप खुद एनालाइज करिएगा कि फायदा है या नुकसान है, ठीक है। अब सबसे पहले जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसकी अगर हम बात करते हैं जी, तो इसमें जो सबसे मेजर चीज को, एक तो 26वीं आईनी तरमीम का नाम भी दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का भी नाम दिया गया कि भाई ये एक आईनी पैकेज है जिसके अंदर कुछ चीजें मौजूद हैं। स्टार्ट में कहा जा रहा था कि भाई 54 के करीब अमेंडमेंट्स हैं जो कि अब जो है वो 26 के करीब की गई हैं, कम हुई हैं, यानी कि जितनी कहीं गई थी उतनी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर इख्तिलाफ पैदा हो गया था। अब यहां पे जो सबसे मेन टारगेट किया गया, क्या जो टारगेट किया गया वो किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो कि जुडिशियल ब्रांच के हेड होते हैं, क्या जी। जो टारगेट किया गया वो चीफ जस्टिस को किया गया। भाई अब जो है वो चीफ जस्टिस का तरीका कार चेंज कर दिया कि पहले जो सीनियर मोस्ट जज होता था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, वो जो है चीफ जस्टिस बन जाता जब चीफ जस्टिस रिटायर होते, लेकिन अब 3 लोगों कमेटी में से एक चुना जाएगा। ये एक चेंज की गई है सबसे बड़ी, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर के पास जो है सारी की सारी जो है वो पावर्स दी गई हैं, तो ये कहा जा रहा है कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर्स आ गई हैं। थोड़ा सा अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स को, हमें समझ आएगी कि सबसे पहले ये जो तरीकाकार हुआ, अमेंडमेंट कैसे हुई। सबसे पहले इसे सेनेट से पास करवाया गया, ठीक है। रात के टाइम पे सारे आपको पता है सेशंस हुए, 2/3 मेजोरिटी से आ गया कि भाई 62 लोग थे, लेकिन 65 उन्हें काउंट किया गया, 3rd मेजोरिटी से सेनेट से पास करवाया गया। उसके बाद जो है वो इसे नेशनल असेंबली से पास करवाया गया। स्टार्ट में आपको पता है JUF जो है और PTI जो है ये मुखालिफ थी, लेकिन फिर JUIF जो है वो साथ शामिल हो गई कि भाई हम चाहते हैं भाई रिफॉर्म्स लाई जाएं। पहले ये कहा जा रहा था कि एक आईनी अदालत बनाई जाएगी जो इन सब अदालतों से बड़ी होगी, तो जिसके ऊपर एक डेड लॉक था, लेकिन फिर उसको थोड़ा सा चेंज करके, अल्फाज को चेंज करके किसी और तरह से एडजस्ट किया गया और पॉलिटिशियंस को कहा गया कि अब आप ये टैबलेट ले लें, ठीक है। चीज वही थी। अब स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बनाएगी इसके ऊपर कि जो काम कर रही है, और अब वही कमेटी आगे भी काम करेगी, ठीक है, जिसके थ्रू ये कहा गया कि भाई हम क्या क्या चेंजेस लेके आएंगे। अब इसके को पता है, इसको लेके फिर आपको पता है डी चौक पे जो है शोर शराबा भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हो सका। की चेंजेस टू द चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपॉइंटमेंट प्रोसेस के सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो टारगेट किया गया इस 26वीं आईनी तरमीम में, वो जुडिशरी को किया गया। जुडिशरी के हवाले से क्या बातें की गई हैं। सबसे पहले तो अमेंडमेंट टू आर्टिकल 175A, जो मेजॉरिटी में जो चेंजेस की गई हैं वो आर्टिकल 175A में की गई हैं। जो इनकी सब क्लॉजेज हैं वहां पे चेंजिंग्स की गई हैं, आपको ये पता हो,
ठीक है। इसमें यह कहा गया कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो टॉप 3 जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन टॉप 3 में से किसी एक को बनाया जाएगा। और टॉप 3 में से एक को कौन बनाएगा? टॉप 3 में से एक को बनाएगा प्राइम मिनिस्टर। पीएम साहब जो है वो एडवाइस भेज देंगे किसी एक का नाम और सदर साहब उसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे और वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। जो कि इससे पहले एक फिक्स्ड पैटर्न था कि भाई जो सीनियर मोस्ट है वो बन जाता सदर चीफ जस्टिस, लेकिन अब सीनियर मोस्ट नहीं बन सकता, बल्कि हुकूमत जो है वो चाहे लॉबिंग करे, चाहे बिहाइंड द सीन जो उससे डील करे कि भाई जो है हम आपको बनाएंगे तो आप हमें फेवर कर सकते हैं। तो ये एक तरह से एक नुकसान है, पहली बात। और इसका फैसला कौन करेगा जी? स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है जो कि इन चीजों को देखेगी। पहले भी एक कमेटी थी 8 मेंबर्स पे, वो खत्म कर दी गई है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट के अंदर, और नई कमेटी जो है वो बनाई गई है। अच्छा, यहां पे प्राइम मिनिस्टर जो है फिर वो क्या करेंगे जी? नाम रेकमेंड करेंगे किसी भी एक का और फिर प्रेसिडेंट साहब जो है वो उसको नॉमिनेट कर देंगे। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी स्ट्रक्चर जो है वो इसमें एक बताया गया है। जो पहले एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी जजेस के लिए वो खत्म हो गई, एक नई पार्लियामेंट्री कमेटी इसके अंदर ऐड कर दी गई। 175A में ये चेंज है, ठीक है। 12 मेंबर्स जो हैं वो एक कमेटी होगी 12 मेंबर्स की, जिसमें से 8 मेंबर्स नेशनल असेंबली के होंगे और 4 मेंबर्स जो है वो सेनेट के होंगे, जिसमें अपोजिशन के भी होंगे और जो है वो साथ में ट्रेजरी बेंचेस के यानी हुकूमत के भी होंगे, ठीक है। उसमें रिप्रेजेंटेशन दोनों की होगी और ये इन कमरा सेशन होगा जिसमें 2/3 मेजॉरिटी जरूरी है, यानी उस मीटिंग के अंदर 12 लोग अगर मौजूद हैं तो उसमें 2/3 मेजॉरिटी होगी, भी कोई डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई मेंबर नहीं भी आता तो उससे कोई कमेटी को फर्क नहीं पड़ेगा, ये अलग से मौजूद है। 2/3 मेजॉरिटी में वो पास होगा और इन कैमरा होगा, ये प्राइवेट सारी चीजें होंगी लेकिन रिकॉर्ड रखा जाएगा। चीफ जस्टिस की टर्म के ऊपर जो है यहां पे बातचीत की गई कि भाई जो चीफ जस्टिस की टर्म है वो फिक्स कर दी गई 3 साल के लिए, ठीक है। पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस साहब की अगर आप जजेस की एज देखेंगे तो वो है 65 ईयर्स। लेट्स सपोज अगर कोई जज जो है उसकी सर्विस को 5 साल रहते हैं और अगर उसे चीफ जस्टिस बना दिया जाए, ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो 3 साल सर्व करेगा तो उसके बाद क्या वो मजीद 2 साल रहेगा? तो वो चीफ जस्टिस रह चुका, तो अब उसे कहां पे फिक्स किया जाएगा? क्या दोबारा से उसे नीचे लोअर जजेस में लाया जाएगा या क्या किया जाएगा? तो इसका फिलहाल जवाब अभी नहीं दिया गया। सिर्फ ये कहा गया कि जो चीफ जस्टिस बनेगा चाहे उसकी 5 साल मुलाजमत रहती हो, 10 साल रहती हो, 20 साल रहती हो, वो सिर्फ 3 साल सर्व करके चला जाएगा। क्योंकि पहले तो एक फिक्स क्राइटेरिया था एज के हिसाब से, लेकिन अब वो चीज पॉसिबल नहीं होगी, तो यहां पे ये फिक्स कर दिया। इसका मतलब कुछ चीजें यहां पे जिनका आंसर लेना है वो अभी मजीद शायद कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए, उसका जवाब अभी नहीं है। चेंजेस टू द सुप्रीम कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे भी कहा जा रहा है कि भाई जुडिशरी को कर्टेल करने की कोशिश की गई है, उसके इख्तियारात को खत्म करने की कोशिश की गई है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी या सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स थी उसे जो है वो खत्म किया गया। जैसे रिडक्शन ऑफ सो मोटो पावर्स, जो सुप्रीम कोर्ट के पास एक सो मोटो पावर थी कि भाई कोई भी लॉ ऐसा बन जाए, कोई मामला ऐसा पब्लिक का देख लिया जिसका ताल्लुक पब्लिक से है तो वो सो मोटो ले सकते थे। अब वो सो मोटो नहीं ले सकते किसी भी तरह से, कोई भी चीज ऐसी जो सो मोटो बता रही है सुप्रीम कोर्ट खुद से वो डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पाबंदी और आर्टिकल 184 के अंदर जो है इसको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है जी। दूसरा क्या किया गया जी? इनकी पावर्स को कम या ज्यादा करने के लिए केस ट्रांसफर पावर इनके पास दी गई है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 186A के तहत ये पावर है कि भाई वो केसेस को ट्रांसफर कर सकती है। कैसे? एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, दूसरे हाई कोर्ट से तीसरे हाई कोर्ट में, या फिर हाई कोर्ट से वो अगर कोई ऐसा मामला है जो मुल्की मफाद का है तो वो खुद भी ले सकती है। तो ये केस ट्रांसफर हो गया। यानी लेट सपोज एक केस जो है वो अगर सिंध हाई कोर्ट में लगा हुआ है कराची में, उससे वहां से पंजाब हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, सॉरी लाहौर के हाई कोर्ट में, ठीक है, या पेशावर हाई कोर्ट में किया जा सकता है, या फिर उसे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। ये पहले नहीं था। इसका मतलब यह है कि जहां पे इनको देखेंगे, अब ये कह रहे हैं हम पॉजिटिव तरीके से करेंगे, लेकिन जहां पे भी कोई सियासी मामला होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। मॉडिफिकेशंस टू द जुडिशियल कमीशन रोल, इसके अलावा जो जुडिशियल कमीशन का रोल था उसको भी जो है वो मॉडिफाई किया गया है, उसकी पावर्स को भी कम किया गया है, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या कि डायरेक्ट नॉमिनेशन टू द प्राइम मिनिस्टर, जो भी जज जो सीट खाली होगी हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, तो चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे कि नाम लिख के भेज देंगे। किसको? पहले वो कमेटी को भेजते थे जो 8 रुकनी कमेटी होती थी, लेकिन अब वो कमेटी को नहीं भेजेंगे बल्कि वो डायरेक्टली जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे? वो नाम आगे रेकमेंड कर देंगे सदर को और वो यानी इस तरह से असाइन हो जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि अब जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो पीएम साहब का आ गया जजेस की अपॉइंटमेंट के भी ऊपर, ठीक है। अच्छा,
इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका अगर बात की जाए, रूल मेकिंग पावर्स की बात की जाए, तो उनको एक क्राइटेरिया दिया गया है कि वही जजेस को वो एवेल्युएट कर सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि काफी खतरनाक है कि इससे पहले जजेस को निकालने का एक क्राइटेरिया बहुत टफ किस्म का था। ठीक है जी, तो अब जो है वो चीजें आसान हो गई हैं कि अगर कोई जज जो है वो हुकूमत की मर्जी या शायद जो बड़ी पावर्स हैं बिहाइंड द सीन उनकी मर्जी के अकॉर्डिंगली काम नहीं करेगा, तो चीफ जस्टिस साहब तो पहले से ही हुकूमत की अपॉइंटमेंट से आए हुए हैं। सो इसका मतलब चीफ जस्टिस साहब देखेंगे भाई ये बंदा फिट नहीं है, दिमागी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो उसको फारिग कर सकते हैं। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाएगा। नेक्स्ट है जी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स एंड रेजोल्यूशंस के हवाले से, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे हम ये देखते हैं कि भाई पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स के हवाले से पहले ये कहा जा रहा था कि एक फेडरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगा, यानी एक सुप्रीम कोर्ट है उसके नीचे हाई कोर्ट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे ऊपर भी जो है वो एक कोर्ट बनाया जाएगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, जो कि आईनी मामलात देखेगा, यानी कि जो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी जो लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, आइन के ऊपर, और आइन को लेके कोई तरमीम पास कर दी, कोई लॉ पास कर दिया जो कि पसंद नहीं होता अपोजिशन को, हुकूमत क्योंकि अपनी मर्जी से लॉज बनाती है ताकि अपोजिशन को कर्टेल कर सके। सो ऐसे में जो है वो कोई भी लॉ बनाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। तो ये कहा जा रहा था कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाएगा जो कि इन मामलात को देखेगा। अब यहां पे वो तो नहीं बनाया गया क्योंकि उसके ऊपर JUIF जो है उसने कहा कि भाई हम इसको नहीं मानेंगे कि ऐसा कोई तरीकाकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या किया गया है जी, अब पहले 26 अमेंडमेंट्स थी तो 27 इसमें की गई हैं। अब ये किया गया कि उन्होंने ये कहा कि हम ये करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जो है वो क्या करेंगे जी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाएंगे। सो चाहे अलग अदालत नहीं बन सकी लेकिन बेंचेस अलग से बन जाएंगे जिनकी अपॉइंटमेंट जजेस की वो भी हुकूमत करेगी। सो लेट सपोज एक केस जो है, अगर एक कानून बनाते हैं, कोई कानून बन गया, ठीक है जी, अगर लेजिस्लेटिव कोई कानून बनाती है और उसे कानून को चैलेंज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब सुप्रीम कोर्ट उस केस को नहीं सुन सकेगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा जो हुकूमत खुद बनाएगी और जिसकी मुद्दत का जजेस का तयन भी खुद किया जाएगा, वो सुनेगा ये कोर्ट। तो इसका मतलब जजेस भी खुद इन्होंने अपॉइंट किए हुए होंगे उसके अंदर। सो ऐसे में वो कानून जो है वो वैलिड ही रहेगा कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुनते थे ना, अब होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, लेकिन वो अलग से अपॉइंट किए जाएंगे। इसका मतलब आईनी अदालत नहीं बन सकी लेकिन आईनी बेंचेस बन गई उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो कान को यहां से नहीं यहां से पकड़ लिया गया, लेकिन बात एक ही है। तो ये जो है वो किस्सा कहानी है। सो आप इसके बाद अगर कोई भी लॉ पास होता है वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो इश्यू होगा वहां जाएगा, इसका मतलब वहां पे चैलेंज नहीं हो सकेगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई अब हुकूमत जो है, ये लेजिस्लेटर जो है, उसको इंतहा पावर्स दे दी गई और सारे का सारा कंट्रोल उनके पास है। अमेंडमेंट टू द आर्टिकल 203D, इसके अंदर अमेंडमेंट की गई है। जो फेडरल शरिया कोर्ट है उसको ये कहा गया कि भाई कोई भी लॉ जो इस्लाम से कॉन्ट्रडिक्ट करता है आप जो है वो क्या करेंगे जी, उसके हवाले से बताएंगे और साथ में 12 महीनों के अंदर अंदर आपने जो भी फैसला करना है वो भी करना होगा। रिविजन्स टू आर्टिकल 229, ठीक है जी, 229 के अंदर ये कहा गया कि अगर पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबली जो है उसके 1/4 मेंबर्स अगर ये कहते हैं कि हमें किसी मामले पे कोई लॉ पास करना है, उस हवाले से अगर हमें जो है वो कोई चाहिए, CCI से कोई काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से कोई गाइडलाइन चाहिए तो वो ले सकते हैं। ये 2-4 चीजें साथ में एक्स्ट्रा ऐड की हुई हैं। उसके बाद है जी एलिमिनेशन ऑफ रिबा, ये भी एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है कि भाई रिबा जो है सूद को खत्म किया जाएगा 2028 जनवरी 1 से, ठीक है जी, जनवरी 1 2028 से सूद खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं होना, पाकिस्तान में पहले भी ये कहा गया, सारा सिस्टम ही वो है। नेक्स्ट है जी इंट्रोडक्शन टू राइट्स टू क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट, अब ये भी उसको 20वीं तरमीम में शामिल किया गया कि भाई 9A के तहत हर शहरी का यह हक है कि वो क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में रहे, तो हम उसको भी यकीनी बनाएंगे। ठीक है, अपडेट्स टू द 4th शेड्यूल, इसके अलावा 4th शेड्यूल में तब्दीली की गई है कि जहां पे कंटोनमेंट एरियाज हैं वहां पे लोकल गवर्नमेंट जो इख्तियार है उसको थोड़ा सा दोबारा से रीडिफाइन किया गया और कंटोनमेंट एरियाज को पावर्स दी गई हैं। नेक्स्ट है जी अमेंडमेंट टू द आर्टिकल 48, ठीक है जी, 48 का जो आर्टिकल है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है जी, नॉट सब्जेक्ट टू कोर्ट रिव्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर अगर कोई चीज पास कर देंगे उसके बाद जो है वो कोर्ट में जाके उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता। अगर कोई करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है वो ही देखेगा इसको, अदरवाइज वो चैलेंज ही नहीं हो सकता वहां पे। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने या फिर जो है कैबिनेट ने कुछ फैसला कर लिया। अपडेट्स टू आर्टिकल 215, ठीक है जी, 15, इसमें क्या कहा गया कि भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं वो तब तक अपनी पोजीशन पे रहेंगे जब तक नई अपॉइंटमेंट्स नहीं हो जाती।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट सपोज अगर हुकूमत चली गई है या हुकूमत जल्दी से फैसला नहीं करती और एक बंदे की डेट है जी 25 अक्टूबर रिटायर होने की, लेकिन अब हुकूमत ने अभी तक कोई यहां पे नया बंदा अपॉइंट नहीं किया, चाहे वो 1 महीना ना करे, 1 साल ना करे या 10 साल ना करे, जब तक नया बंदा अपॉइंट नहीं होगा तब तक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अपनी पोजीशन पर बैठे रहेंगे। ठीक है, उसकी एक्सपायरेशन की डेट बेशक चली जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्लैरिफिकेशन इन आर्टिकल 255 255 के अंदर क्लैरिफिकेशन की गई है कि जो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हाई कोर्ट को भी देखेंगे। ठीक है, यानी कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको भी देखेंगे और वहां पे भी उनके अंदर भी चेंजेस की गई हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट्स के हवाले से भी हाई कोर्ट में भी, ठीक है, और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कि भाई जो चीफ जस्टिस है उसके बनने का जो क्राइटेरिया है वो चेंज किया गया है। रिविजन्स टू आर्टिकल 259 259 के अंदर जो है वो एक चीज चेंज की गई है कि नर्सिंग जहां पे था, जो सदर साहब अवार्ड दिया करते थे कैटेगरीज में, ठीक है, उस नर्सिंग को रिप्लेस करके साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, आर्ट्स या पब्लिक सर्विस से कोई भी जो है उस काबिल होगा उसको दिया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस जो है इसमें आखिर में ये कहा गया कि भाई हम ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बेसिकली हम ये चाहते हैं कि भाई ये, क्योंकि बार काउंसिल्स ने ये बात कही हुई थी कि आप जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आए, तो इसलिए हम ये जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आए हैं। ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप ओवरऑल देखेंगे ये जो 14 चेंजिंग की गई इससे बहुत ज्यादा है, यानी कि टोटल 27 चेंजेस हैं जो कि इस 26th अमेंडमेंट के अंदर की गई हैं। ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा चीजें ऐसी हैं कि जो सिर्फ जुडिशरी की बात करती हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को लेके यहां पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। साथ में अब जजेस को निकाला जा सकता है, ठीक है जी, साथ में 3 जजेस में से एक को अपॉइंट किया जाएगा। बेसिकली जो जुडिशरी थी उसके जो इख्तियारात हैं वो कम किए गए हैं अगर आप देखेंगे, और ज्यादा जो इख्तियारात हैं, ये सारे इख्तियारात जो हैं वो तकरीबन पार्लियामेंट को या खास करके पार्लियामेंट से भी ज्यादा प्राइम मिनिस्टर साहब को दे दिए गए हैं कि भाई वो इन चीजों को अब देखेंगे। ठीक है, कमेटी तो बनी हुई है बराए नाम, तो वहां से जो भी नाम आएगा वो आगे चला जाएगा, या जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, चेंजेस इनकी हो सकती हैं, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखेंगे। तो अब इससे जो पार्लियामेंट का रास्ता है वो आसान हो गया कि कोई भी कानून वो बनाए 90% चांसेस यही होंगे कि वो कानून वैसा ही रहेगा, वो चैलेंज भी नहीं हो सकेगा। अगर हो भी गया तो क्योंकि हुकूमत के अपने बेंचेस बनाए हुए होंगे इसलिए उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कहा जा रहा है अभी फिलहाल तक। ठीक है, सो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ये जो जुडिशरी है उसकी पावर्स को कर्टेल करने के लिए सारा कुछ किस्सा कहानी किया गया है। तो अब देखते हैं कि इसके एंड रिजल्ट्स क्या निकलते हैं और क्या जुडिशरी भी इसको एक्सेप्ट करती है, लेकिन ये 26वीं आईनी तरमीम है। ठीक है जी।